नमस्कार सभी को, सभी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, वीवर्स। देखिए, हमने कल जो है वो हमारी यानी कि प्रीवियस क्लास के अंदर वॉइस के कुछ बेसिक रूल्स की बात की थी, और आज हम आपके सामने कुछ स्पेशल रूल्स की बात करेंगे। वॉइस के जो हमारी चैप्टर है उसको आगे बढ़ाते हैं। और देखिए, आप देख रहे हो कि हमने कल कुछ बातें की थी और उससे आगे हम बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए, क्योंकि आपको पता है रिकॉर्डेड क्लास है, ये लाइव नहीं है, तो किसी प्रकार की बातचीत नहीं हो सकती, कोई कमेंट्स वगैरह नहीं देखे जा सकते। आप बाद में किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत आए तो आप ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। उसके ऊपर किसी भी कैसे भी जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहता है तो वो आप ज़रूर शेयर करें। तो देखिए, कल जो हमने बेसिक रूल्स की बात की थी, आज हम स्पेशल रूल्स की बात करना शुरू करते हैं। और आज हम शुरू करते हैं, देखिए, रूल नंबर 1। अभी तक हमने बेसिक बातें की हैं, अब हम बात कर रहे हैं रूल नंबर 1 है। और रूल नंबर 1 आता है कि डबल ऑब्जेक्ट अगर वाक्य में आ जाए तो इट मीन्स दोस्तों, वाक्य के अंदर जो वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है, तो ये आप लोगों को ऑलरेडी बताया जा चुका है। जब हमने बात बताई थी कि ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो हमने ये कहा था जरूरी नहीं है कि दोनों वर्ड्स यानी कि व्हाट और whom में आंसर जो है केवल एक का हो। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का आंसर हो, और दोनों का आंसर होगा तो दोनों ही हमारे क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। तो जब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो एक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और दोनों ऑब्जेक्ट अगर हमारे सामने आ जाए तो हम उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, इस बात को आपको समझना है। देखिए, यहाँ पर हमने कहा ये हमारा सब्जेक्ट है, ही गेव मी ए बुक, ये हमारी वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। देखिए, जस्टिफाई किए, ही गेव मी वॉट, उसने मुझे, वॉट का आंसर क्या है, जो वॉट का आंसर होता है वो बच्चे क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और whom का जो आंसर होता है, ही गेव whom, उसने दिया किसे, मुझे, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। हैव यू गॉट इट। अब बात आती है कि अगर डबल ऑब्जेक्ट हैं तो हम इसकी एक्टिव से वो इससे पैसिव कैसे कन्वर्ट करें। तो देखिए, आपके पास चॉइस है, आपके पास चॉइस है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं। मैं दोनों ही ऑब्जेक्ट को लेकर के हम सब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर वॉइस चेंज कर रहे हैं। देखिए, पहला है हमारे पास तरीका जो है वो क्या है, वो है हमारे पास, हमने लिया ए बुक को, ए बुक। अभी देखिए, ये है वर्ब की हमारे पास सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म में तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो मैंने कहा 1 का 2, 3 का 4, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो हमें हेल्पिंग वर्ब जो चाहिए वो कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, अगले वाले टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं वो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। और अगले वाले टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वॉज वर्ब। अब बुक एक है या एक से ज्यादा, तो एक है तो हम यूज करेंगे वॉज। ए बुक वॉज क्या है, गेव, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, तो गिवन। जो सेकंड ऑब्जेक्ट बच गया आपको वो वर्ब के बाद ही लगाना है, और मैं कहूं बाई का प्रयोग और ही का हिम। अब यहां पर एक बात को समझना है, देखिए बच्चे, यहां पर जब आप अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको यहां एक प्रेपोजिशन का यूज करना है, जो क्या होगा, टू। ए बुक वॉज गिवन टू मी बाई हिम, इज इट ओके। लेकिन अब अगर बात करें कि सर अगर ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं तो आप ये भी बना सकते हो, तो वही बात है, ये ऑब्जेक्ट की जगह है तो मी है, इसको सब्जेक्ट लेकर आएंगे तो हम क्या करेंगे, आई कर देंगे। वही बात है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब, वही आई के अकॉर्डिंग वॉज, आई वॉज गिवन, ठीक है भाई। जो सेकंड ऑब्जेक्ट बच गया वो मैंने क्या कहा है, वर्ब के बाद ही लगेगा। तो आई वॉज गिवन ए बुक, आई वॉज गिवन, जो बच गया हमारे पास ए बुक, वही बाई का प्रयोग और ही चेंज इनटू हिम। तो देखिए, दोनों चॉइस हैं बच्चे आपके सामने, बशर्ते कि आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हो
तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको क्या करना है, आपको इस टू प्रपोजिशन को यूज करना है, यही बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अब असली कहानी कहां से शुरू होती है, अब असली जो क्वेश्चन जो यहां से आता है वो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। देखिए PYQ तो हम चलाएंगे ही, उसमें सारी चीजें आप लोगों के सामने आएंगी कि जो बातें हम कह रहे हैं कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो आए हैं या नहीं आए हैं, या हम ऐसे ही आप लोगों को झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन का मतलब डबल ऑब्जेक्ट का। अब डबल ऑब्जेक्ट के अंदर एसएससी क्या करती है, एसएससी ये करती है कि वो दोनों के दोनों ऑप्शन देती है, वो दोनों के दोनों ऑप्शन आप लोगों के सामने रखेगी, और जब वो दोनों के दोनों ऑप्शन रखेगी तो दोनों ठीक नहीं मानेगी। दोनों की सर हम ये लगा दें तो भी और ये लगा दें तो भी। अब उसमें क्या करना है, उसके अंदर ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, इसको आप क्या बनाओ, सब्जेक्ट बनाओगे, तो वो वाला आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहां पर ये वाला ठीक होगा। ठीक तो ये दोनों ही है, ठीक तो ये दोनों ही है, लेकिन एसएससी क्या करती है, एसएससी दोनों देती है और उसके अंदर वो चॉइस पूछती है कि भाई कौन से को हम प्रीफर करें। तो ये वाले आपको क्या करना है, प्रीफरेंस पे रखना है। इंपॉर्टेंट बात है। इज इट ओके? तो डबल ऑब्जेक्ट की बात हमारी ये हुई कि दोनों तरह से किसी भी तरह से आप कर सकते हो। इसी तरह एक एग्जांपल और, मैंने कहा सी सेंट मी ए गिफ्ट। अब देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, और ये एक ऑब्जेक्ट और ये एक ऑब्जेक्ट। हमने कहा ए गिफ्ट, वही है सेंट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। ए गिफ्ट वॉज सेंट, थर्ड फॉर्म बचे, ए गिफ्ट वॉज सेंट। देखिए सेंड की है फॉर्म, ये सेंड सेंट सेंट। ए गिफ्ट वॉज सेंट, वही मैंने कहा टू लगाना है, ए गिफ्ट वॉज सेंट टू मी बाई सी चेंज इन टू हर। अगर हम ये बनाएं तो हमने कहा आई वॉज सेंट ए गिफ्ट और बाई हर, यानी कि आप किसी से भी बना सकते हो। लेकिन मैंने क्या कहा, प्रेफरेंस की जब बात आती है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट बनाया गया है उस चीज को आपको कहां पे रखना है, प्रेफरेंस पे रखना है। हैव यू गॉट इट? तो ये बात थी हमारा पहला रूल कि जहां ऑब्जेक्ट डबल आ जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्यों बना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसीलिए बना कि दोनों ऑप्शन में एसएससी देती है। ठीक है, चलिए अगली हम बात करते हैं रूल नंबर सेकंड। अब हमारा रूल नंबर सेकंड जो है वो क्या कहता है, रूल नंबर सेकंड ये कहता है कि व्हेन द सब्जेक्ट इज इंडेफिनिट प्रोनाउंस और अंडरस्टूड नाउन्स। ये क्या है, इस बात को समझिए। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन आप लोगों को पता है, मैं दोबारा से फिर बता देता हूं, जब भी सम के साथ, एनी के साथ, नो के साथ और एवरी के साथ अगर वन को सफिक्स किया जाए, क्या किया जाए, वन को सफिक्स किया जाए या फिर बॉडी को सफिक्स किया जाए, वन या बॉडी को, तो वो पर्सन को डिनोट करने वाले इंडेफिनिट प्रोनाउंस बनते हैं। यानी कि समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी। इज इट ओके? अब यहां पर क्या कहा है कि व्हेन द सब्जेक्ट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन, या तो सब्जेक्ट क्या हो, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, या फिर और अंडरस्टूड नाउन्स। अब बात आती है सर ये अंडरस्टूड नाउन्स क्या होती है। अब एक बात को सुनिए, मैं अगर आपको ये कहूं कि डॉक्टर इलाज करता है, मेरी बात समझ में आई? मैंने कहा हॉस्पिटल में जाओगे तो डॉक्टर आपका इलाज करेगा, तो भाई हॉस्पिटल में जाएंगे तो इलाज करने का जो काम है वो तो अंडरस्टूड है, डॉक्टर ही करेगा। टीचर तो इलाज नहीं कर सकता, बॉडी का जानकार नहीं है, वो तो डॉक्टर ही करेगा अगर आप बीमार हो तो। मेरी बात समझ आई? इसी तरह अगर मैं कहूं कि टीचर आपको पढ़ाएगा तो पढ़ाने का काम कौन करेगा, टीचर ही करेगा। ये अंडरस्टूड बात है। तो यही बात है अंडरस्टूड नाउन्स, यानी कि जब क्या करने हो,
व्हेन द सब्जेक्ट इज इंडेफिनिट, या तो इंडेफिनिट प्रोनाउन हो या फिर वो अंडरस्टूड नाउन हो। और एग्जाम में किस तरह से देगा, अब यहाँ मेरी बात को समझिए। अब यहाँ मैं इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पर दिया हुआ है somebody has picked my pocket, तो ये रहा हमारे पास सब्जेक्ट, ये रही हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और ये रहा हमारे पास ऑब्जेक्ट। चेंज करते हैं, माई पॉकेट हैज पिक्ड है, हैज हैव प्लस V3, कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है बच्चे। तो अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करनी है। पॉकेट एक ही है तो माई पॉकेट हैज बीन, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमने यूज कर दी कि माई पॉकेट हैज बीन, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म पिक्ड, वही बाई का प्रयोग, और हमने कहा somebody। इस बात को समझना है। एक तरह तो एग्जाम्पल एसएससी क्या करेगी, ये ही कंफ्यूजन, इसीलिए मैंने क्या कहा है, ये स्पेशल रूल्स है। एक तो आपको ऑप्शन दिया ये, और एक आपको क्या दे देगा, सेम ऑप्शन दे देगा, और वो यहीं पर फुल स्टॉप लगा कर दे देगा। अब आप कहोगे सर सब्जेक्ट है तो बाई प्लस जो सब्जेक्ट है वो हमें ऑब्जेक्ट की जगह लेकर आना पड़ेगा। अब ये ठीक कर दोगे तो आपको आंसर का जो मार्क्स है वो नहीं मिलेगा बच्चे। यही तो कहता है कि जब सब्जेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन हो या फिर अंडरस्टूड हो तो आपको क्या करना है, बाई प्लस उस इंडेफिनिट प्रोनाउन या उस अंडरस्टूड नाउन को रिमूव कर देना है, क्योंकि माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, भाई आपकी जेब काट ली गई है। अब अंडरस्टूड ही तो है ये, भाई पता ही तो नहीं है, कोई स्पेसिफाइड तो नहीं है कि भाई उसने काटी है। भाई अगर ये स्पेसिफाइड हो तो फिर हम कह सकते हैं ये उसने काटी है, किसी का नाम लें तो उसने काटी है, लेकिन यहाँ का किसी ने काट ली तो अंडरस्टूड है ना, तो बाई प्लस इनडेफिनिट प्रोनाउन को लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के अगर दो ऑप्शन आपके सामने आए तो बच्चे बाई प्लस इनडेफिनिट प्रोनाउन को रिमूव करके आप लोगों को क्या बनानी है, एक्टिव से पैसिव बनानी है, और उसी ऑप्शन को आपको क्या करना है, चूज करना है। चलिए एक अगला एग्जांपल, दे विल डिक्लेयर द रिजल्ट सून, दे विल डिक्लेयर द रिजल्ट सून। अब देखिए यहां पर क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमने कहा द रिजल्ट विल है, विल सेल प्लस V1, तो अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब, या हम वैसे भी कह सकते हैं ये कि ये मॉडल है विल सेल, तो हमें क्या लगाना है, बी लगाना है। द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड सून, बाई देम लगाने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। भाई कि कौन से रिजल्ट की बात कर रहे हो आप, जिस भी रिजल्ट की बात कर रहे हो, मान लीजिए आपके एकेडमिक रिजल्ट की बात कर रहे हो, आप एसएससी सीजीएल के रिजल्ट की बात कर रहे हो, या फिर डिफेंस के रिजल्ट की बात कर रहे हो, तो कौन करेगा दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, और ये अंडरस्टूड है कि भाई आयोग ही करेगा, कमीशन जो है वही करेगा, इसलिए दे अंडरस्टूड है, इसलिए उसको रिमूव कर दो, लगाने की जरूरत नहीं। द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड सून, कि रिजल्ट बहुत जल्दी अनाउंस किया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा, बात खत्म, इसलिए अंडरस्टूड है। यहाँ पर जहां अंडरस्टूड होती है वहां पर हमें रिमूव कर देना है। अब हमने कहा नोबडी कैन चेंज डेस्टिनी, तो बताइए नोबडी क्या है, नोबडी मेरे बच्चे क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है, और यहाँ पर कैन एक मॉडल वर्ब है, और हमारा ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये हमारी मेन वर्ब है। तो देखिए ऑब्जेक्ट को बनाइए डेस्टिनी, डेस्टिनी। अब आता है कैन। अब नोबडी क्या है, नोबडी अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, ये नेगेटिव मीनिंग रखता है, तो डेस्टिनी कैन नॉट बी, तो नोट हम यहां लगाएंगे, इसका जो मीनिंग नेगेटिव दे रहा है वो हम यहां हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाएंगे। डेस्टिनी कैन नॉट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज्ड, नोट बाई नोबडी, हम ऐसा नहीं करेंगे। इज इट ओके? तो यही बातें थी। इसी तरह नन सॉ हर, अब नन भी क्या है, नन भी अपने आप में नेगेटिव है, तो हमें क्या करेंगे, नन सॉ हर, तो ये हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर, ये हमारी वर्ब है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, और सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो देखिए ये नन जो है ये नेगेटिव है, इसलिए हम
हेल्पिंग वर्ब जो भी यूज करेंगे किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, टेंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। ये सो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो अगले टेंस में आने वाली हेल्पिंग वर्ब वॉज वर होता है। और हर को जब उधर लेके गए तो हमने सी बनाया, तो सी के साथ हम क्या करेंगे, वॉज, तो सी वॉज नोट लगाया जाएगा, जैसा कि इसमें हमने किया है। तो ये बड़ी कॉमन चीजें हैं, हो गई हैं। जो इसमें देखिए स्पेशल का मतलब ये है कि स्पेशल ही बातें होंगी। इज इट ओके, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रूल। अब सारी चीजें इंपॉर्टेंट, सारा टॉपिक है। जो बेसिक बातें थी, जो आपका एक इंट्रोडक्शन टाइप कह सकते हैं, वो हम आपको प्रीवियस क्लास में करवा चुके हैं। अब सारे के सारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। इज इट ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, रूल नंबर 3। और रूल नंबर 3 क्या है, देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है कि व्हेन द प्रिंसिपल क्लॉज इज फॉलोड बाय ए नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट। जब प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है वो फॉलो करता है, यानी कि उसके बाद क्या आता है, एक नाउन क्लॉज आता है ऑब्जेक्ट के तौर पर, यानी कि वो पूरा का पूरा क्लॉज जो है वो क्या आता है, ऑब्जेक्ट के तौर पर आता है। तो आपको यहां क्या करना है वो देखिए, आपको बच्चे यहां पर जो चेंज करना है ना, वो इसको नहीं देखना कि ही इज ऑनेस्ट। देखिए यहां पर पीपल कंसीडर, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लोज है। दैट ही इज ऑनेस्ट, तो ये हमारा क्या है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज है, जिसको हम क्या करें, नाउन क्लोज है। इज इट ओके। तो अब यहां पर करेंगे क्या, हम इस बात को समझना है। इस वाक्य को आप कंफ्यूजन में लेओगे कि सर दैट ही इज ऑनेस्ट, इसको चेंज कैसे करें। देखिए आपको यहां पर क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मेन क्लोज को चेंज करना है, बाकी एज इट इज रहेगा। अब यहां पर पीपल कंसिडर दैट ही इज ऑनेस्ट, अब दैट ही इज ऑनेस्ट जो है, इस क्लोज के लिए हम ये पूरा का पूरा क्लोज ना उठा करके क्या रखेंगे, एक वर्ड रखेंगे छोटा सा इट, यानी कि इसको हमने ऑब्जेक्ट मान लिया और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट कर दिया। अब ये देखिए पीपल कंसीडर, कंसीडर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो जो न्यू हेल्पिंग वर्ब होगी वो अगले वाले टेंस की यूज करेंगे, तो इज एम आर होगा अगले में, और इट के अकॉर्डिंग लगेगा इज, तो इट इज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा इट इज कंसीडर्ड, इट इज considered that as it is he is honest। तो हमने क्या चेंज किया, हमने मेन क्लोज को चेंज किया है और उसकी शुरुआत की हमने इट से। इज इट ओके, क्लियर है। इसी तरह हमने कहा वी होप दैट ही विल पास, तो देखिए दैट ही विल पास, यहां कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में जब वो ऑप्शन देता है, तो इसको भी विल भी कर सकता है वो, नहीं आपको उसको नहीं देखना है, आपको यही देखना है कि वी होप ये क्या है, तो हम इसके लिए तो क्या यूज कर देंगे, इसके लिए हम इट यूज कर देंगे, ठीक है। इट होप है तो वही इट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म होप्ड दैट, इट इज होप्ड दैट ही विल पास, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमें कंफ्यूजन कहाँ होता है, इसमें हमारा जो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसके अंदर कंफ्यूजन हो जाता है कि सर इसको चेंज ठीक है आपने कर दिया, और वो एग्जाम में ही विल बी पास्ड या इट विल बी पास्ड कैसे भी घुमा फिरा कर ऑप्शन दे सकता है, वो जब हम प्रैक्टिस करेंगे उसके अंदर सारी चीजें आपके सामने होंगी। एक ही बात का ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज अगर आता है तो उसमें आपको प्रिंसिपल क्लोज यानी कि मेन क्लोज को क्या करना है, चेंज करना है, सबऑर्डिनेट क्लोज को नहीं। और क्लोज क्या होते हैं ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, क्योंकि क्लोजेज के ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो आप लोगों को मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई है, आप उसमें आराम से समझ सकते हो कि क्लोजेज को किस तरह से, सबऑर्डिनेट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है, डिपेंडेंट क्या होता है, नाउन क्लोज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज, सारी डिटेल आप लोगों को वहां पर मिल जाएंगी। हैव यू गॉट इट। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4। और रूल नंबर 4 देखिए बच्चे हमारा क्या है, रूल नंबर 4 आता है इन्फिनिटिव का। अब बात आती है इन्फिनिटिव क्या है। इन्फिनिटिव जो है वो है टू प्लस
v1। हम इन्फिनेटिव किसको बोलते हैं? 2 प्लस v1 के फॉर्म को क्या बोलेंगे? इन्फिनेटिव बोलेंगे। अब देखिए यहां पर इन्फिनेटिव की कुछ चीजें दी गई हैं, सेंटेंसेस दिए गए। सी इज टू राइट ए लेटर, तो देखिए 2 प्लस v1 है। दे वर टू कंप्लीट, 2 प्लस v1 है। माई सिस्टर हैज टू बाई, 2 प्लस v1 है। देयर इज नथिंग टू लॉस, 2 प्लस v1 है। अब इसको समझिए कैसे आपको करना है। देखिए ये हमारा है सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब है ही टू इन्फिनेटिव के साथ, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। अब देखिए आपको वही रूल्स अप्लाई करने हैं, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाना है। ए लेटर जो भी, अब जनरली यहां पर देखिए आपके सामने क्या मिलेगा? इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस 2 प्लस v1, ये स्ट्रक्चर आपको जनरली मिलता है। तो क्या करना है आपको? सेम, या इसके साथ हम क्या कह सकते हैं? हैज और हैव के बाद, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव के बाद अगर 2 मिलता है और उसके बाद v1 मिलता है, ठीक है? तो आपको समझना है कैसे। अब यहां पर एक बात को समझिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया। जो वर्ब है, जो आपके पास वर्ब है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज है, वो एज इट इज रखनी है। और 2 जो है उसको हमें क्या करना है? देखिए ए लेटर, इज का इज, 2 का 2, अब क्या कर देना है? b प्लस v3 कर देना है। यही बात समझनी है। ए लेटर इज टू बी रिटन, वही बाई का प्रयोग, और बच्चे हर। कहने का मतलब आप क्या समझे? ये 2 प्लस v1 जो है ना, इसको क्या करना है? 2 प्लस b प्लस v3 करना है। सभी के अंदर 2 प्लस v1 इन्फिनेटिव है। जब भी 2 प्लस v1 के स्ट्रक्चर को आपको क्या करना है? किस में कन्वर्ट करना है? पैसिव में। तो पैसिव में 2 प्लस b प्लस v3 के स्ट्रक्चर को यूज करना है। तो हमने यहां पर देखिए 2 प्लस b प्लस v3 का स्ट्रक्चर यूज किया। एज इट इज वर्ब हम वही रखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगला देख लीजिए, हमने कहा ये हमारा सब्जेक्ट है और ये वर्क के बाद 2 प्लस v1 है और द वर्क ऑब्जेक्ट है। तो हमने कहा द वर्क। अब यहां पर देखिए वर है, मैंने कहा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट का मीनिंग यही है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्री तो करेंगे। तो वॉज वर है तो वर्क क्या है? सिंगुलर है। द वर्क वॉज, और वही हम 2 लगाएंगे, वॉज टू बी कंप्लीटेड। द वर्क वॉज टू बी कंप्लीटेड बाई दे, चेंज इनटू देम, दे चेंज इनटू देम। इसी तरह मैंने कहा माई सिस्टर हैज टू बाई ए न्यू कार। तो देखिए ए न्यू कार, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ए न्यू कार, हैज है तो कार सिंगुलर ही है तो हम हैज ही करेंगे। ए न्यू कार हैज टू, हम क्या करेंगे? b प्लस v3। ए न्यू कार हैज टू बी बॉट, वही बाई का प्रयोग, और मेरे बच्चे माई सिस्टर, तो माई सिस्टर, क्योंकि ये नाउन है कोई चेंज नहीं करेंगे। इज इट ओके? इसी तरह देयर इज नथिंग टू लो। अब यहां पर थोड़ा सा देखिए, देयर से अगर शुरू हो जाता, मैंने क्या कहा है? अगर इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव 2 प्लस v1 आए तो ये आपका क्या है? वही ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब जो आप यूज कर रहे हो वो एज इट इज रहेगी, और हम क्या लगा देंगे? 2 प्लस v1 को 2 प्लस b प्लस v3। लेकिन अगर देयर से आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एज इट इज रखना है कि देयर इज नथिंग टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहने का मतलब 2 प्लस v1 को 2 प्लस b3 जरूर करना है। बाकी थोड़ा सा चेंज है कि अगर देयर से शुरू होता है तो आपको एज इट इज रखना है कि देयर इज नथिंग। यहां पर सिर्फ हम 2 प्लस b प्लस v3 करेंगे। लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर कंप्लीट रूप से आ रहे हैं तो उसको आपको ये फॉर्मेट में जो है तो उसमें आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलना है। देयर वाले वाक्यों में आपको देयर से ही शुरू करना है, कोई एडिशनल चेंज नहीं, सिर्फ 2 प्लस v1 को 2 प्लस b प्लस v3 में करना है।
बताइए बात समझ आई कि नहीं आई? इज इट ओके? क्लियर है? दोस्तों देखिए, ये सारे के सारे रूल्स जो हैं ये बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और ये कई बार क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे से कहते हैं, उनसे बातचीत जब होती है तो वो कहते हैं कि सर जब आप पढ़ाते हो तो समझ आता है, लेकिन जब हम सवाल को हल करने बैठते हैं, उनका सॉल्यूशंस देखते हैं, तब हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो मेरे बच्चे, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, कई बार इस बात को रिवाइज कर चुका हूँ कि रूल पढ़कर कभी भी इंग्लिश नहीं आएगी। जब तक आप उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करना नहीं सीखोगे तब तक बात नहीं बनेगी। चाहे आप रूल्स को 1 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार पढ़ लो, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप उन रूल्स के ऊपर प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे वो रूल्स आपके दिमाग में नहीं आएंगे, नहीं बैठेंगे। कई बार होता है सर मैं उस टीचर के नोट्स पढ़ रहा हूँ, मैं वो बुक पढ़ रहा हूँ। देखिए बच्चे, एक बुक को आप 10 बार पढ़िए बजाय कि आप 10 बुक्स को पढ़ रहे हो। 10 बुक्स को पढ़ रहे हो उसकी बजाय एक बुक को 10 बार पढ़िए, बेहतरीन रिजल्ट होंगे। वो रिजल्ट्स जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, जो आप कह रहे हो कि मैं उस टीचर के नोट्स पढ़ रहा हूँ, मैं उस कोचिंग के नोट्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो नहीं, आप एक ही बुक को लीजिए और उसको 10 बार पढ़िए, उसकी जो एक्सरसाइज उसमें दी गई है वो प्रैक्टिस करिए 10 बार, फिर देखिए आप लोगों का रिजल्ट आपके सामने होगा और आपके पास वो रिजल्ट बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट होगा। आप कहोगे कि सर इतने साल तक मैं बस नोट्स ही पढ़ रहा था, रूल्स को ही पढ़ रहा था, लेकिन मुझे इस तरह से जो प्रैक्टिस करने के बाद जो चीज़ समझ आई है वो शायद कभी नहीं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ मेरे सभी बच्चों से, सभी व्यूवर्स से, जो भी बिगिनर्स हैं, जो बिगिनर्स नहीं हैं, उनको ये बहुत अच्छी तरीके से पता है बच्चे कि केवल और केवल एक ही चीज़ से आएगी, केवल और केवल एक ही चीज़ से आप लोगों का सिलेक्शन होगा। किस चीज़ से? केवल और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। जिस तरह वो एंटरटेनमेंट, उसको रिप्लेस करना है आपको क्या? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। हैव यू गॉट इट? चलिए, तो नेक्स्ट बात है हमारी, नेक्स्ट रूल हमारा 5 है। देखिए रूल नंबर 5 क्या कहता है? रूल नंबर जो हमारा 5 है वो है इट इज टाइम से लेकर के इट इज टाइम। देखिए ये भी टू इन्फिनेटिव का ही है। इट इज टाइम का अगर है और उसके बाद टू इन्फिनेटिव और प्लस ऑब्जेक्ट भी है तो उसको कैसे चेंज करेंगे? देखिए इट इज टाइम के बाद 2 + V1 है और हमने कहा इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। हैव यू गॉट इट? तो ये इसमें ऑब्जेक्ट है। तो आपको इट इज टाइम वाले को समझना है कि इट इज टाइम को इट इज टाइम ही रखना है। आपको इट इज टाइम का क्या रखना है? इट इज टाइम से अगर वाक्य शुरू है उसके बाद 2 + V1 है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, अगर ये स्ट्रक्चर आता है तो आपको जो कन्वर्ट करना है वो किस में कन्वर्ट करना है? वो आपको इट इज टाइम को एज इट इज रखना है। इट इज टाइम को एज इट इज रखना है मेरे बच्चे, और उसके बाद आपको फॉर का यूज करना है और फिर ऑब्जेक्ट का यूज करना है। इज इट ओके? और फिर 2 + B + V3 का यूज करना है। तो देखिए आपके सामने है इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। तो हमने कहा इट इज टाइम को इट इज टाइम रखें, फॉर लगाएं, फॉर द एग्जामिनेशन टू बी प्रिपेयर्ड। हैव यू गॉट इट? यहां पर देखिए दूसरा एक सेंटेंस और है। हमने कहा इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर। हमने कहा इट इज टाइम को इट इज टाइम ही रखना है, फॉर का यूज करना है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट कंप्यूटर है। इट इज टाइम फॉर कंप्यूटर और 2 + B + V3 के स्ट्रक्चर को यूज करना है। तो इट इज टाइम फॉर कंप्यूटर टू बी लर्नड। तो यही फॉर्मेट है। मैंने कहा है कि इट इज टाइम को इट इज टाइम रखना है, फॉर का यूज करना है, ऑब्जेक्ट लगाना है और फिर 2 + B + V3 का यूज करना है। तो देखिए 3 अलग अलग स्ट्रक्चर आए हैं आप लोगों के सामने 2 + V1 के। तो यानी कि इन्फिनेटिव की किस तरह से हम चेंज करेंगे। हैव यू गॉट इट? चलिए नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो देखिए फ्रेजल वर्ब को लेकर के है।
अब क्या है ना, फ्रेजल वर्ब को समझिए। जब किसी वर्ब के साथ कोई प्रपोजिशन मिलकर के फ्रेजल वर्ब बनाती है, जैसे हमने यहां पर लिया है लुक आफ्टर। अब देखिए, मैं कहूं आई एम गोइंग टू दिल्ली। अब मेरे बच्चे यहां पर एक वर्ब है और वर्ब के बाद टू है, तो ये गो के साथ टू मिलकर के अपना मीनिंग नहीं दे रहा। टू एक जो प्रपोजिशन है वो सिर्फ और सिर्फ रिलेट करने का काम कर रहा है। यहां पर ये एक डेस्टिनेशन को बताने के लिए यूज किया जा रहा है, यानी कि गो के साथ लगकर इसका मीनिंग नहीं आ रहा, इसका अपना एक टू जो अपना इसका यूज होता है उसके लिए आ रहा है, और गोइंग जो वर्ब है ये अपने आप में यूज हो रही है। तो ये अपने आप में क्या है, ये वर्ब अलग है और प्रपोजिशन अलग है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो बेटा लुक आफ्टर, लुक अपने आप में एक प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के साथ जब ये प्रपोजिशन लुक अपने आप में वर्ब है, और वर्ब के साथ जब हमने आफ्टर एक प्रपोजिशन का यूज किया तो ये दोनों वर्ड मिलकर के फ्रेजल वर्ब बना रहे हैं, और फ्रेजल वर्ब बनाकर के ही इसका मीनिंग निकलेगा। और लुक आफ्टर का मीनिंग होता है केयरिंग, यानी कि टू केयर, टू डू केयर, तो केयर करना, यानी कि तो मदर्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। तो अब यहां पर ऐसा मीनिंग नहीं निकलेगा कि मदर्स लुक्स देखती हैं, आफ्टर के बाद देयर चिल्ड्रन अपने बच्चों के बाद देखती हैं, ये नहीं है। लेकिन यहां पर आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं टू दिल्ली, तो यहां का स्ट्रक्चर जो है वो फ्रेजल वर्ब के से रिलेटेड नहीं है, लेकिन लुक आफ्टर अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है। और जब फ्रेजल वर्ब होती है तो जो वर्ब के साथ एक क्या प्रपोजिशन होती है वो उस वर्ब का हिस्सा होती है, उस वर्ब के साथ लगी हुई होती है। तो जब हम इसका पैसिव कंस्ट्रक्शन बनाएंगे तब भी वो प्रपोजिशन को आपको रिमूव नहीं करना है, हटाना नहीं है। कई बार ऐसा एग्जाम में दे सकता है। तो यहां पर मैं आपके सामने दो ऑप्शन लिख रहा हूं। देखिए दो ऑप्शन कैसे होंगे, मैंने लिखा, एक तो पहली बात तो ये कि ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी फ्रेजल वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो मैंने लिखा देयर चिल्ड्रन लुक आफ्टर। लुक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज एम आर होगी। चिल्ड्रन सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल है, तो देयर चिल्ड्रन आर बेटा लुक्ड बाई मदर्स। हमने ये कहा बाई मदर्स कि उनके जो बच्चे होते हैं उन माओं के, उनकी क्या की जाती है, देखभाल की जाती है। और एक हमने कहा सेम एज इट इज, और हमने कहा लुक्ड आफ्टर बाई, लुक्ड आफ्टर बाई। अब यहां पर आपने देखा सर लुक्ड हमने लगा दिया, ये प्रपोजिशन जो आफ्टर थी इसको तो हमने कोई बात नहीं, पैसिव के अंदर हमने एक प्रपोजिशन लगा दी बाई। तो मेरे बच्चे ये गलत होगा, क्योंकि ये जो आफ्टर है ना, ये प्रपोजिशन जो लगी हुई है ये इस वर्ब का हिस्सा है, ये फ्रेजल वर्ब बना रहा है, इसलिए क्या होगा, इसके साथ आएगा और यहां पर आएगा लुक्ड आफ्टर बाई। इज इट ओके? तो यहां पर मीनिंग जो है वो आप लोगों को देखना है कि जो प्रपोजिशन है वो वर्ब के साथ मिलकर क्या मीनिंग निकाल रही है, क्या वो फ्रेजल वर्ब बना रही है या नहीं बना रही है। अगर फ्रेजल वर्ब है तो आपको उस प्रपोजिशन को क्या रखना है, अपने उसके साथ ही रखना है। तो चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाई देयर मदर्स, तो यहां पर थोड़ा सा मीनिंग चेंज भी हो सकता है कि देयर जो है वो किसके लिए वो आया है। तो हम इसको जो अब यहां पर भी ये देखिए कि चिल्ड्रन आर लुक्ड बाई
अब ये देयर जो है ना, ये देखिए मीनिंग कन्वे करने के लिए यहाँ पर भी आप लोगों को मिल सकता है बाय देयर मदर, क्योंकि देखिए ये देयर आया किसके लिए है, तो अब यहाँ पर इंटरचेंज भी कर सकते हैं कि भाई चिल्ड्रंस आर लुक्ड आफ्टर बाय देयर मदर, दैट विल बी एप्रोप्रिएट मीनिंग। हैव यू गॉट इट? क्योंकि यहां पर अगर सीधा हम देयर मदर करेंगे, देयर चिल्ड्रन करेंगे, तो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि देयर आया किसके लिए, जब तक हम वाक्य में ये नहीं लिखेंगे। तो बच्चों की देखभाल की जाती है उनकी मदर्स के द्वारा, ठीक है, उनकी मदर्स के द्वारा, ठीक है। अगला देखिए, यू शुड नॉट लुक डाउन अपॉन। अब देखिए लुक डाउन अपॉन क्या होता है, ये प्रपोजिशन जो है लुक डाउन अपॉन, इसका मीनिंग होता है किसी को नीचा दिखाना। तो यू शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, तो हम इसका जो पैसिव करेंगे तो क्या करेंगे, द पुअर शुड है, मैंने कहा शुड का शुड रखेंगे, नॉट का नॉट अगर नेगेटिव है तो द पुअर शुड नॉट, अब क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। कोई भी अगर मॉडल वर्ब आती है तो उसके लिए हम पैसिव वॉइस में क्या यूज करेंगे, नई हेल्पिंग वर्ब के रूप में उसके साथ बी लगाएंगे। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव को हम एज इट इज रखेंगे। द पुअर शुड नॉट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लुक्ड डाउन अपॉन, लुक्ड डाउन अपॉन। अब हम बाई का प्रयोग अपने रूल के हिसाब से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सर इसमें ऑलरेडी प्रपोजिशन आ चुकी है। तो द पुअर शुड नॉट बी लुक्ड डाउन अपॉन बाई यू, ये है हमारा फ्रेजल वर्ब रूल, कि फ्रेजल वर्ब्स अगर आती हैं तो कई बार एग्जाम में वो क्या स्किप करके दे देता है, वो इस बाई को स्किप कर देता है, या फिर एक ऑप्शन में आपको ये जो प्रपोजिशन है इनको स्किप कर देगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है बाई अपने रूल के अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट, और जो प्रपोजिशन वर्ब के साथ आ रही है वो वर्ब का हिस्सा है, क्योंकि वो फ्रेजल वर्ब का काम कर रही है। इज इट ओके? तो ये बात थी हमारी फ्रेजल वर्ब को लेकर के। अब जो अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का फेवरेट है। क्या है इसको देखिए, ये देखिए क्या है। देखिए कुछ ऐसी वर्ब हैं, लेट, बिड, मेक, हेल्प, फील, सी, वॉच और हियर। लेट को मैं यहां अभी थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देता हूं इसमें। बिड, मेक, हेल्प, फील, सी, वॉच और हियर, ये जो ऐसी वर्ब्स हैं कि जब ये एक्टिव वॉइस में यूज होती हैं तो मेरे बच्चे ये क्या क्या कह रहा है, आर यूज्ड विद डायरेक्ट इन्फिनेटिव। डायरेक्ट इन्फिनेटिव कहा जाता है ओनली बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि विदाउट टू, यानी कि टू प्लस V1 नहीं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एक्टिव वॉइस में ये हमेशा कैसे यूज होते हैं, जैसे जैसे मैंने कहा आई बेड हिम गो, तो देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ये बिड की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हमारी जो बिड है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट, और इसके बाद एक और वर्ब लगी हुई है। तो ये यहां पर क्या है, V1 है, यानी कि यहां पर 2 प्लस V1 नहीं आएगी। तो कहने का मतलब एक्टिव वॉइस के अंदर ये जो 4 से 5 वर्ब आपके सामने हैं, ये क्या होती हैं कि इनके बाद अगर एक और वर्ब आती है तो वो हमेशा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आती है। लेकिन यही वर्ब अगर पैसिव वॉइस में यूज हो तब इनके बाद वो क्या बन जाता है, जो विदाउट टू है वो क्या बन जाता है, वो आउट को हम हटा देते हैं और वो फिर विद टू बन जाता है। लेकिन कब, पैसिव वॉइस में। एग्जाम्पल से समझिए, देखिए एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने, और देखिए मैंने कहा आई बेड हिम गो, ये वही है। तो देखिए कुछ नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ सिंपल सी बात है, हमें वो जो जनरल रूल्स आपको बताए थे वही क्या करने हैं, अप्लाई करने हैं। कैसे, देखिए भाई ये हमारा है सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद एक और वर्ब है, यही बात है, और यही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन सेम रूल आपको अप्लाई करना है जो आपने जनरल रूल्स, कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाया ही, भाई ये ऑब्जेक्टिव केस है इसलिए ही को सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए बेड जो है मेरे बच्चे वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या है, बेड वर्ब की
सेकंड फॉर्म है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो अगले टेंस के हेल्पिंग वर्ब के लिए हमने वॉज वर्ब का यूज कर दिया, ही के अकॉर्डिंग हमने वॉज कर दिया। और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बिडन, तो ही वॉज बिडन, एज इट इज हमारे वही रूल है। तो यहां पर क्या करना है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ देखिए यहां पर V1 था और यहां पर हमने 2 + V1 कर दिया, बस इतना ही करना है। लेकिन ये सभी जगह नहीं, ये केवल और केवल जो स्पेसिफाइड आप लोगों को जो वर्ब्स बताई हैं। अगला देखिए, मैंने कहा आई हैव मेड, तो ये मेक आ गया, मेक की थर्ड फॉर्म है ये। आई हैव मेड हर सिंग ए सॉन्ग, तो हमने क्या किया, देखिए आई हैव मेड हर आया है, तो इसको हमने ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया। सी हैज हैव है, तो हमने हैज बीन हैव बीन कर दिया। सी हैज बीन मेड टू सिंग, इज इट ओके, टू सिंग ए सॉन्ग, इज इट ओके। बच्चे यहां पर इस ए सॉन्ग से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि फुल स्टॉप यहां पे भी तो लग सकता है, जैसे हमने यहां लगाया है कि आई हैव मेड हर सिंग, ठीक है। ये अगर जब इसको वर्ब कंसिडर करते हैं तो इसका ऑब्जेक्ट है ये, इज इट ओके। तो हमें इसका चेंज जो है वो करना है कि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसका है और हम इसी की बात कर रहे हैं। अगर मेक जो है वो वर्ब आ जाए तो, इसलिए सी हैज बीन मेड टू सिंग ए सॉन्ग। इसके अंदर कुछ भी अलग से नहीं है, आपको यही देखना है क्या ये वो 5 वर्ब्स हैं, और वो 5 वर्ब्स हैं तो हमें सिंपल रूल्स को फॉलो करके V1 को कन्वर्ट कर देना है 2 + V1 में, बस इतनी बात। और एग्जाम का ये बहुत ही फेवरेट है। अगले देखिए हमने सी लेट मी गो। अब सी लेट मी गो, इसीलिए मैंने कहा था कि लेट को थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देते हैं, क्योंकि लेट जो है ना उसमें क्या होता है, उसमें आप लोगों को एक्टिव में भी और पैसिव में भी। तो देखिए सी लेट मी गो, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को किया हमने सब्जेक्ट आई, लेट वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म लेट। लेट की तीनों फॉर्म क्या होती हैं, लेट लेट लेट, ठीक है। तो आई वॉज लेट गो बाई हर, आई वॉज लेट गो, तो गो है तो यहां पर गो रहेगा। तो लेट को थोड़ा सा समझ लें कि लेट जो है वो पैसिव वॉइस में भी उसके बाद अगर कोई वर्ब आती है तो V1 में, और एक्टिव वॉइस में भी V1 में, इसलिए मैंने कहा लेट को थोड़ा सा ध्यान रखना है अलग से, इज इट ओके। इसीलिए लेट को इस लिस्ट में हमने क्या किया है, शामिल किया है। तो देखिए ये कुछ बातें थी, इसके और एग्जांपल्स नहीं होंगे, रूल नेक्स्ट आ गया। तो देखिए ये जो रूल्स हमने किए हैं ये आप लोगों के बहुत ही बेहतरीन रूल्स हैं, आप लोगों को समझना है और इनकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है मेरे बच्चे। तो आज की क्लास जो है वो हम यहीं रोकते हैं, और हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी उस क्लास के अंदर हम हमारे इस वॉइस जो चैप्टर को है वो कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। और आप लोगों को जो देखिए कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ते हो तो सबसे पहली बात कि आप पहली जो क्लास होती है, पहली जो बेसिक्स जो होते हैं वहां से आप शुरू करिए। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन आए, आपने देखा, फिर 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन कोई क्लास नहीं ली, फिर आप कह रहे हो, तो देखिए जिंदगी में भी आप लोगों को ग्रामर समझ नहीं आएगी, क्योंकि ग्रामर के अंदर क्या है, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से इंटर रिलेट करता है। अगर आपका कोई भी टॉपिक बीच में छूट जाता है तो देखिए फिर आपको समझने में बड़ी समस्या आती है, और एक टॉपिक को वैसे ही अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो फिर वो पूरा का पूरा टॉपिक का कोई फायदा नहीं है, उसका कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आएगी बच्चे। तो ठीक है दोस्तों, आज क्लास को यहीं रोकते हैं, और फिर मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप अपना कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।